So hello everyone, welcome to the series of the PFO, and in this the second lecture we will be doing the Maternity Benefit Act 1900 and Maternity Benefit Act 1961. So इसमें हम लोग जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वी कैन से दैट सोशल सेक्टर स्कीम्स इसे करने वाले हैं। एंड दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से भी एक से दो सवाल जो है वो बन जाता है, नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस, बट येस वी कैन नॉट लीव दिस टॉपिक। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द इवोल्यूशन कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। सो इट ओरिजिनेटेड इन द लेट 19th सेंचुरी इन यूरोप ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सेम थिंग जैसा ईपीएफ एक्ट इवॉल्व हुआ था, ईपीएफ एक्ट के जैसा एक सिमिलर एक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इवॉल्व हुआ। द सेम थिंग evolved under industrialization, that is maternity benefit act 1961। ऑल्दो 1961 लिखा है, ये बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं, बट ऐसा सबसे पहला इंस्टेंस हमें जो है वो जर्मनी में देखने को मिलता है अंडर बिस्मार्क इन 1880s। सो सेम सिचुएशन लाइक प्रोविडेंट फंड के जैसा जर्मनी में जो है वो शुरू हुआ था प्रोविडेंट फंड, उसी तरीके से जर्मनी जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी स्टार्ट हुआ। Then France and UK also adopted in early 20th century. So started from Germany, it spreaded to Europe, and France and UK also adopted this maternity benefit act type of system. Or then talking about ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली मैटरनिटी प्रोटेक्शन को काफ़ी कन्वेंशंस के थ्रू प्रमोट किया है। C3 कन्वेंशन, C183 कन्वेंशन जो 2000 में लॉन्च हुआ, इन कन्वेंशंस के थ्रू ILO promoted the maternity benefit act, and this ILO set global standard on leave duration, financial benefits and job security. So एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये ILO इस चीज़ को लेकर गया। सो रिसेंट डेवलपमेंट में हमें बेसिकली पैटर्निटी एंड पैटर्नल लीव भी हमें देखने को मिलता है। सो नॉट ओनली पैटर्नल लीव भी जो है वो अभी इस एक्ट में इंक्लूडेड हो चुका है। ऑल्दो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, हर एक कंट्री में जो है वो अलग अलग लॉज होते हैं, एंड पैटर्निटी एक्ट एंड पैटर्नल लीव हर एक कंट्री में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट इन सम कंट्रीज दे आर डन। टॉकिंग अबाउट इंडियन सिनेरियो, तो इंडिया में जो है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का। सो द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट केम अंडर ब्रिटिश रूल 1929, जिसमें जो है वो कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ की जो महिलाएं हैं उनको कवर किया जाता था इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस अनदर एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इट प्रोवाइडेड 12 वीक्स ऑफ पेड लीव एंड जॉब प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। सो अर्लियर इट वॉज 12 वीक्स, बट इन स्टैब्लिशमेंट्स ओनली वेयर 10+ एम्प्लॉयज़ आर देयर। तो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर हैं किसी इस्टेब्लिशमेंट में और वहाँ पर बेसिकली कुछ महिलाएं काम कर रही हैं, देन उनको 12 वीक्स ऑफ पेड लीव जो है वो मिल जाता है, एक्सक्लूडिंग दोज अंडर ESI एक्ट 1948। सो ESI एक्ट 1948 जो हम लोग बेसिकली आगे इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोग देखेंगे, बेसिकली दिस इज इंश्योरेंस एक्ट। कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जो ESI एक्ट 1948 के अंडर में आते हैं, तो इनको ऑलरेडी जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जैसा सिमिलर थिंग का फ़ायदा जो है इनको मिलता है। सो दे आर नॉट कवर्ड इन दिस एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में वही इस्टेब्लिशमेंट्स कवर होते हैं जो ESI एक्ट 1948 के अंडर में नहीं आते हैं, वो इससे बाहर आते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप का कवरेज इनको इस एक्ट में जो है 1948 वाले में मिल जाता है। देन आफ्टर पोस्ट 1961 दी कवरेज एक्सपेंडेड। मेडिकल बोनस के अलावा जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड इलनेस में भी जो है वो आप जो है लीव देने की 1 मंथ लीव जो है आप बढ़ा सकते हैं अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड इलनेस जो है वो आती है। तो ये एक्सपैंड हुआ कवरेज। एंड रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में इसमें जो है वो पेड लीव जो है वो 26 वीक्स तक जो है वो बढ़ा दी गई। सो अप टू 26 वीक्स यू कैन टेक द पेड लीव यानी कि आपकी सैलरी जो है वो बंद नहीं की जाएंगी, बट फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन ओनली, पहले 2 बच्चों तक जो है वो 26 वीक्स ऑफ लीव जो है वो ले सकते हैं, उसके बाद वालों में इतनी छुट्टी जो है वो नहीं मिलती है।
बट इतनी बेसिकली ये डेवलपमेंट होने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन खासकर जो बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, या मैं बोलूँ तो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है, या फिर जो इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज होती या इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर जो है इस तरह का अभी भी कवरेज जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का कवरेज अभी भी जो है वो नहीं मिलता है। सो अभी भी काफ़ी काम जो है वो बाकी है कवरेज के मामले में। बहुत बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके अंडर में नहीं आते हैं। What are the objectives of Maternity Benefit Act 1961? To regulate the employment of women in certain establishments for certain periods. चाइल्ड बर्थ के पहले एंड चाइल्ड बर्थ के बाद दोनों जगह पे रेगुलेशन जो है वो किया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे इसको। एंड टू प्रोवाइड फॉर मेटर्निटी बेनिफिट सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद दिस एक्ट। तो मेटर्निटी बेनिफिट के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर में। कहाँ कहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 बेसिकली इस एक्ट का सेक्शन 2 ये बात करता है कि जितने भी तरह के फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस, प्लांटेशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ओन प्लांटेशंस, इस्टेब्लिशमेंट्स विथ इक्वेस्टेरियन मीन्स जो घोड़ों से रिलेटेड होता है, एक्रोबैट्स और सिमिलर परफॉर्मेंसेस, वहाँ पर इफ़ एनी वुमन इज़ एम्प्लॉयड देन शी विल बी और दैट फैक्ट्री और दैट एस्टेब्लिशमेंट विल बी कवर्ड अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सेकेंड, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हैं, करंट या फिर पास्ट 12 महीने में 10 से ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे थे या कर चुके हैं, सो अंडर स्टेट लॉज दे कैन ऑल्सो गेट दी बेनिफिट। एंड थर्ड, if state government they can extend the coverage of other establishments, they may extend the coverage to other establishments, but पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है, देन ओनली दे कैन डू इट। और दूसरी चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ साथ 2 महीने का पब्लिक नोटिस भी पहले जो है वो मिलना चाहिए, देना चाहिए। मीन्स स्टैब्लिशमेंट को 2 महीने प्रायर नोटिस जो है वो देना पड़ेगा, देन स्टेट गवर्नमेंट विल गिव द or extend the coverage after the approval of the central government. Then there are some exceptions also, like I said, exceptions जो है वही ESI Act 1948 में जो है वो ESI Act 1948 में बेसिकली जो भी establishments covered हैं वो establishment इसमें जो है वो नहीं आते हैं, क्योंकि इनके लिए अलग से जो है benefit वहाँ पर already provided होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में 2 गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर माइंस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट्स, जैसे इक्वेस्टेरियन हो गया, एक्रोबैटिक्स हो गया, दीज आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इन सभी को छोड़कर जो बाकी स्टैब्लिशमेंट्स होते हैं दे कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट्स वर्ड है, इस इस्टेब्लिशमेंट्स में स्टेट या सेंटर में जो इस्टेब्लिशमेंट वर्ड हमने यूज़ किया है, इसमें क्या क्या आते हैं? फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस, परफॉर्मेंस बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट जैसे इक्वेस्टेरियन, एक्रोबैट्स, शॉप्स, या और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो सेक्शन 2 के अंडर जो है वो कवर्ड है। ठीक है। टॉकिंग अबाउट वेजेस, सो व्हाट आर वेजेस? वेजेस मीन्स ऑल कैश पेमेंट्स फॉर वर्क इंक्लूडिंग अलाउंसेस, इंसेंटिव बोनस एंड वैल्यू ऑफ कंसेशनल आइटम्स। इसमें क्या नहीं आता है? इंसेंटिव, नॉन इंसेंटिव बोनस जो है वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। ओवर टाइम, फाइन्स, employees provident fund contribution and legal benefit and gratuity, these are the things which are not included in the wages, but all the rest of the things are included in the wages। उस definition में ये fit बैठते हैं। then talking about the prohibition of employment during certain period, women को कुछ certain periods के दौरान जो है establishment जो है वो employment जो है उसको basically prohibit कर सकती है। कब? 6 weeks after delivery और miscarriage और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद, यानी कि पोस्ट बर्थ डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद जो है वो वुमेन को जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट पे जो है वो नहीं रखना है। अगर ऑन रिक्वेस्ट अगर वुमेन कहती है कि ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट करती है, देन द वुमेन मस्ट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिस्की वर्क डूइंग। अगर वो कहती है ठीक है आई कैन डू दी वर्क, बट उनको जो है वो रिस्क वर्क से जो है वो दूर रखना है। ठीक है। कब तक? 1 month बिफोर द 6 week प्री डिलीवरी पीरियड। 6 week प्री डिलीवरी यानी कि डिलीवरी सपोज 1 जून को डिलीवरी इज देयर, बट 1 जून के पहले जो 6 weeks का फेज है, इसके 1 महीने पहले तक, इसके 1 month पहले तक जो है रिस्की वर्क जो है वो नहीं करना है, बिकॉज मिसकैरेज का डेंजर जो है वो रहता है। तो 1 month बिफोर 6 weeks ऑफ द
प्री डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी की डेट सपोज 1 जून पता लग गई है, देन 6 वीक्स बिफोर 1 जून एंड 1 मंथ बिफोर द 6 वीक, यहाँ से जो है वुमेन को जो है वो बेसिकली रिस्की वर्क में जो है वो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं लगा सकती। एंड एनी पार्ट ऑफ द 6 वीक प्री डिलीवरी पीरियड इफ़ शी हैज़न टेकन लीव, अगर ये 1 मंथ में जो है वो बेसिकली जो है वो लीव नहीं लेती है, शी कैन डू द वर्क, देन 6 वीक में जो है उसे जो है वो जो बेसिकली उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द रिस्क, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। अब पेमेंट जो है वो किस तरह से दी जाती है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर में। सो कौन कौन इसके लिए एंटाइटल्ड है? एवरी वुमेन इज एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द पीरियड ऑफ एक्चुअल एब्सेंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी। यानी कि अगर वो महिला छुट्टी पे है डिलीवरी के पहले, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी, बेस्ड ऑन हर एवरेज डेली वेज, एवरेज डेली वेज के अकॉर्डिंग जो है उनकी पेमेंट जो है वो बनती है उस छुट्टी के दौरान। कैसे? एटलीस्ट पहले तो एटलीस्ट 12 महीने में शी मस्ट हैव वर्कड इन 80 डेज एटलीस्ट बिफोर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। सपोज एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट इज 1 जून, सो 1 जून से लेके 1 जून 2025, सो फ्रॉम 1 जून 2024 शी मस्ट हैव वर्कड एटलीस्ट 80 डेज। 80 दिन जो है इस एक साल में जो है इनको काम करना है एटलीस्ट, देन ओनली शी कैन बी एलिजिबल फॉर दी पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन हॉलीडेज। तो इनको जो है वो लेड ऑफ डेज के दौरान भी जो है वो पेमेंट जो है मिलती है। लेड ऑफ डेज क्या होते हैं? बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, दे ले ऑफ दी वर्कर्स इन ए सर्टेन टाइम पीरियड। कोई जैसे कोई रॉ मटेरियल जो है वो उस टाइम पीरियड में जो है वो नहीं आता है, 1 महीने 2 महीने बाद जो है, स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इससे रिलेटेड ज़्यादा हैं। द रॉ मटेरियल केम आफ्टर 1 to 2 months, देन फॉर दैट 1 to 2 month द वर्कर्स वेर लेड ऑफ। तो उस दौरान जो है उनको बेसिकली पेमेंट जो है वो मिलती है एंड पेड हॉलीडे काउंट ऑल्सो। सो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इन 80 डेज में बेसिकली ये सभी जो है वो काउंट होते हैं, लेड ऑफ डेज, पेड हॉलीडे काउंट एंड डिलीवरी डेट, इन तीनों को जो है बेसिकली काउंट करके ये 80 डेज जो है वो बनाया जाता है। तो एटलीस्ट शी हैज़ वर्कड 80 डेज इन 12 months, देन ओनली शी इज़ एलिजिबल। बेनिफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है? नाउ इफ़ शी इज़ एलिजिबल देन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? तो 3 कैलेंडर मंथ्स का जो बेसिकली मैटरनिटी लीव के 3 कैलेंडर मंथ्स का एवरेज लिया जाता है। सपोज 1 जून, सो बेसिकली मार्च अप्रैल मई में जो इनकी सैलरी होगी, द एवरेज ऑफ द 3 सैलरीज विल बी टेकन एंड दैट विल बी गिवन एज द मैटरनिटी पेमेंट टू दैट वुमन। लीव ड्यूरेशन क्या हो सकता है? 26 वीक्स मैक्सिमम जो है वो 26 वीक जो है लीव पर ले सकती है, अप टू 8 वीक्स प्री डिलीवरी फॉर वुमेन विथ फ्यूअर देन 2 चिल्ड्रन। तो टोटल जो है वो 26 वीक्स जो है वो ले सकती हैं। इसमें इंक्लूडेड है 8 वीक प्री डिलीवरी, यानी डिलीवरी से पहले 8 वीक की जो छुट्टी जो है, मैक्सिमम 8 वीक्स की जो हॉलीडे है वो ले सकती हैं अगर उनके दो या 2 से कम बच्चे जो है वो है। मीन्स बेसिकली 2 से कम बच्चे होने चाहिए। इफ़ ग्रेटर दैन 2 और 2 और ग्रेटर दैन 2, देन शी कैन टेक 12 वीक्स ऑफ लीव एंड अप टू 6 वीक्स प्री डिलीवरी टाइम। तो बिल्कुल जो है वो 26 वीक से जो है इनको जो है वो आधी हो जाती है। 26 वीक से 12 वीक जो है वो लगभग इनको टाइम दिया जाता है, लीव दिया जाता है, एंड 6 वीक जो है वो प्री डिलीवरी टाइम जो है वो इनको दिया जाता है फॉर वुमेन विथ 2 और मोर चिल्ड्रन। इन केस ऑफ डेथ, अगर वुमेन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी टाइम, सो बेनिफिट इज पेड टिल डेथ। तो जब तक डेथ नहीं होती है तब तक जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए। डेथ के बाद किनको मिलता है? डेथ के बाद मिलता है इनके नॉमिनी को। तो नॉमिनी जो है बेसिकली एक साइन करा लिया जाता है। अगर नॉमिनी भी नहीं है तो उसके लिए एक लीगल हियर होता है। लीगल हियर मीन्स बेसिकली जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो लीगली जो है वो बेसिकली कोर्ट में एक पेपर सबमिट करके वो उस बेसिकली पेमेंट को जो है वो ले सकते हैं। इफ़ शी लीव्स अ चाइल्ड बिहाइंड, फुल बेनिफिट इज पेड। सो अगर वुमेन की डेथ हो जाती है बट शी लीव्स अ चाइल्ड बिहाइंड, देन फुल बेनिफिट इज पेड टू दैट चाइल्ड। सो चाइल्ड मतलब बेसिकली वो तो नहीं लेगा, बट द लीगल हेयर इज पेड इन दिस ऑल्सो। तो लीगल हेयर को भी जो है उनकी देख रेख करने के लिए बेसिकली जो नॉमिनी है, अगर नॉमिनी नहीं है देन लीगल हेयर। इफ़ द चिल्ड्रेन ऑल्सो डाइड, सपोज चिल्ड्रेन भी डेथ हो जाती है, 1 जून को जो है वो डेथ बेसिकली वुमेन की डेथ हो गई एंड देन 15 जून को जो है वो बेसिकली दैट चाइल्ड ऑल्सो डाइड। सो बेनिफिट विल बी पेड अप टिल दिस 15 डेज। 15 दिन तक जो है वो बेनिफिट चाइल्ड डेथ के पहले जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है।
Now, adoptive and commissioning mothers. What are the basically provisions for the adoptive mothers? Those mothers who adopted the child, or commissioning mothers, those mothers who basically they are not, they didn't adopted, but they have gone through the surrogacy प्रोसेस से जो है वो गए हैं. सो उनके लिए क्या है, उनके लिए जो है वो 12 वीक्स ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट दिया जाएगा. अगर जो उन्होंने जो अडॉप्ट किया है बच्चा, वो 3 महीने का, बेसिकली 3 महीने से नीचे का है, 3 महीने से नीचे का अगर वो है, सो 12 वीक्स ऑफ लीव विल बी गिवन टू दैट लेडी स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर. जिस दिन से बच्चा जो है उसके पास जो है वो हैंडेड ओवर किया गया, उस दिन से अगर वो 3 महीने या 3 महीने से नीचे का है, देन शी विल गेट द 12 वीक्स ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट. टॉकिंग अबाउट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन. सो अगर बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स में जो है वो मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद भी जो है वुमेन को बेसिकली, अगर कुछ ऐसे वर्क है जहाँ पर ऑन होम वर्क फ्रॉम होम जो है वो पॉसिबल है, जनरली सॉफ्टवेयर या आईटी कंपनीज में इस तरह के वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है, ऑप्शन रहता है. सो वुमेन कैन मे वर्क फ्रॉम होम इफ़ जॉब अलाउज. मतलब अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, देन द वुमेन कैन वर्क फ्रॉम होम. उनके पास ये ऑप्शन जो है वो रहती है. नाउ पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस. मेडिकल बोनस जो है वो बाद में इसे ऐड किया गया था, स्टार्टिंग में जो है वो नहीं था. मेडिकल बोनस जो है ये, इसमें टोटल 1000 मेडिकल बोनस, 1000 रुपीज़ मेडिकल बोनस जो है वो दिया जाता है. अगर एम्प्लॉयर जो है वो इट डज नॉट प्रोवाइड प्री एंड पोस्ट नेटल केस, सो देन ओनली प्री एंड पोस्ट नेटल केयर अगर वो एम्प्लॉयर उस प्रोवाइड नहीं करता है, उस बेसिकली वुमेन को प्रोवाइड नहीं करता है, देन 1000 मेडिकल बोनस जो है उसे जो है वो मिलती है. और ये अमाउंट जो है वो देता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेंट्रल गवर्नमेंट में रेज द अमाउंट एवरी 3 ईयर. हर 3 साल में वो जो है इस अमाउंट को जो है वो बढ़ा सकते हैं. मैक्सिमम 20,000 ये अमाउंट जो है वो किया जा सकता है. तो एक 1000 मिनिमम है एंड 20,000 इज द मैक्सिमम मेडिकल बोनस. टॉकिंग अबाउट लीव फॉर मिस कैरेज. सो लीव फॉर मिस कैरेज इज 6 वीक्स ऑफ पेड लीव. मिस कैरेज मीन्स जो है वो बेसिकली समय से पहले जो है अगर वो बेसिकली बर्थ हो जाती है, देन एट दैट टाइम 6 वीक्स ऑफ पेड लीव जो है उनको जो है वो मिलती है एट द मैटरनिटी बेनिफिट रेट आफ्टर मिस कैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन अपॉन सबमिटिंग वैलिड प्रूफ. एक वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा. वैलिड प्रूफ दिखाने के बाद जो है ये जो बेसिकली जो फ़ायदा जो है ये मिलता है, ये पेड लीव जो है ये मिल जाता है. अगर जो है बेसिकली ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन हुआ है, सपोज एक मदर की शी ऑलरेडी हैड टू चाइल्ड, बट शी डिडंट वांटेड थर्ड चाइल्ड, सो शी वांटेड ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन. सो ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन में जो है शी विल ऑल्सो गेट 2 वीक्स ऑफ पेड लीव एट द मैटरनिटी बेनिफिट रेट. मैटरनिटी बेनिफिट रेट वही है, 3 महीने का जो है वो एवरेज लिया जाता है आफ्टर ए ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन, बट शी हैज़ टू सबमिट ए वैलिडिटी प्रूफ. तो ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन के बाद उनको जो है वो 2 वीक्स का पेड लीव जो है मिल जाता है, बट शी हैज़ टू सबमिट दी वैलिड प्रूफ. लीव फॉर इलनेस. अगर सपोज एनी केस में प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, प्री मैच्योर बर्थ अगर हो गया, मिस कैरेज हो गया, या मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्यूबेक्टोमी के दौरान किसी भी टाइम पे जो है कोई अगर इलनेस आ जाती है, अगर तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, देन शी कैन बेसिकली एक्सटेंड दी बेसिकली शी कैन गेट एडिशनल पेड लीव. 1 महीने का उनको जो है वो वुमेन को जो है वो एडिशनल पेड लीव जो है ये मिलता है. एडिशनल मतलब वो 26 वीक्स वाला जो बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान जो है, इस 26 वीक्स के एक्स्ट्रा उसे 1 मंथ का जो है एडिशनल पेड लीव मिलता है बियॉन्ड अदर मैटरनिटी लीव अपॉन सबमिटिंग वैलिड प्रूफ. ठीक है. नर्सिंग ब्रेक्स के बारे में भी इस एक्ट में लिखा गया है. नर्सिंग ब्रेक्स क्या होते हैं? नर्सिंग ब्रेक्स बेसिकली जो जब बच्चा हो जाता है, देन शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर. सो 2 नर्सिंग ब्रेक्स जो है इनको बेसिकली दिया जाता है पर डे अंटिल हर चाइल्ड टर्न्स 15 मंथ्स ओल्ड. तो दूसरी एक चीज़ है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट्स में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, देन the establishment will have to provide creche facility. creche facility मीन्स जो बच्चे को जो है वो देख रेख करती है आया जैसी, तो उनकी फैसिलिटी जो है वो 50+ एम्प्लॉयज़ जहाँ पर जिस एस्टेब्लिशमेंट में है उसमें दिया जाता है. एंड शी हैज़ बेसिकली उनको जो है वो 4 विजिट डेली जो है वो उनको उस मदर को जो है अलाउ किया जाता है कि आप पूरे ऑफिस आवर में जब तक आप काम कर रही हैं तब तक 4 विजिट जो है वो आप कर सकती हैं इन एनी टाइम जो है 4 विजिट आप जो है वो कर सकती है, इंक्लूडिंग हर रेस्ट इंटरवल जैसे लंच ब्रेक या फिर सपोज दी स्नैक्स ब्रेक. ऑफिस में जो है वो हर 1 घंटे 2 घंटे में जो है वो कुछ ना कुछ ब्रेक होते हैं. सो इन दैट रेस्ट इंटरवल शी कैन ऑल्सो यूज़ हर 4 विजिट्स.
टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट एंड पावर ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर्स। अब यहाँ पर जो है वो ये कानून जो है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है इसमें। सो इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड। So the appropriate government may appoint inspectors and define the area within which they will exercise their powers and duties. So टाइम पर जो है वो appropriate government, अगर सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट, दे विल प्रोवाइड इंस्पेक्टर्स एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हाट दे विल डू, दे विल डिफाइन दी पावर्स एंड ड्यूटीज़। सो पावर्स क्या क्या है इन इंस्पेक्टर्स के पास, दे कैन एंटर द प्रेमिसेस, वो कभी भी एंटर कर सकते हैं जहाँ पर वुमेन एम्प्लॉयड है, और वो एग्जामिन कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को एज वेल एज रजिस्टर्स को एंड नोटिस अंडर दी एक्ट। तो उनके पास ये पावर है कि वो प्रेमिसेस में एंटर कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। एंड दे ऑल्सो दे मे आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो, अगर ऑन साइट पे कोई भी व्यक्ति जो है उसे दिखा तो उसे जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, बट दे कैन नॉट कंपेल सेल्फ इंक्रीमेटरी आंसर्स। सेल्फ इंक्रीमेटरी मतलब बेसिकली उसको जो है वो मजबूर नहीं किया जा सकता उस तरह का जवाब देने में, जिस तरह से लॉयर्स मजबूर करते हैं उस तरह से जवाब देने में उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। सेल्फ इंक्रीमेटरी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चंस दे कैन आस्क। थर्ड, एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़, देयर पेमेंट एंड एनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर एम्प्लॉयर्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर इंस्पेक्टर्स मांगते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड्स मांगते हैं, वुमेन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मांगते हैं, तो उनको जो है वो डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेंगे, ये उनका जो है वो बेसिकली काम है। एंड फोर्थ, अगर इंस्पेक्टर्स जो है वो चाहे तो कुछ कॉपीज़ ऑफ रिकॉर्ड्स एंड नोट्स जो है वो ले जा सकते हैं फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। तो अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ कॉपीज़ जो है वो ले जानी चाहिए, देन दे कैन टेक द जेरॉक्स कॉपी एंड दे कैन बेसिकली टेक देम विद देम। तो उनको जो है वो ये सब पावर्स जो है वो दिए गए हैं। अगर बात करें डायरेक्ट पेमेंट की, सो दे हैव ऑल्सो सम पावर्स ऑफ डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट से रिलेटेड मतलब अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू आता है तो उस केस में इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है। सो ए वुमेन कैन कंप्लेन टू द इंस्पेक्टर इफ हर मैटरनिटी बेनिफिट इज विथहेल्ड और इफ शी इज डिसमिस्ड ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव। बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट में क्या होता है कि वुमेन व्हेन दे न्यू दैट व्हेन दे गॉट टू नो दैट वुमेन इज प्रेग्नेंट, देन व्हाट दे डू, दे बेसिकली दे डिसमिस द वुमेन, उनको नौकरी से निकाल देते हैं। एंड इंस्पेक्टर्स का जो है ये इनके पास जो है पावर है कि कोई भी वुमेन जो है अगर शिकायत दर्ज करती है इस पर तो ये उस पर जो है वो बेसिकली एक्शन ले सकते हैं। तो अगर कोई वुमेन जो है उसके पास जो बेसिकली उनको मैटरनिटी बेनिफिट का फ़ायदा जो है वो नहीं दिया गया या फिर उनको जो है वो डिसमिस कर दिया गया ड्यू टू हर बेसिकली ड्यू टू दी प्रेगनेंसी, देन दे कैन गो टू द इंस्पेक्टर एंड दे कैन रजिस्टर ए कंप्लेंट विद द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेंगे, फिर इंक्वायरी करेंगे और जो है उनके वो बेसिकली एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं। एंड बेसिकली अगर अगर बेसिकली उनको लगता है कि बेसिकली कंप्लेंट जायज़ है, कंप्लेंट जो है वो जेन्युइन है, देन दे कैन इन्वेस्टिगेट ऑल्सो। अनपेड ड्यूज orders by inspector can be recovered by the collector as arrears of land revenue। अगर बेसिकली अनपेड ड्यूज बाकी है, अगर एम्प्लॉयर ने जो है वो कुछ पैसे जो है बकाया रखे हैं, अनपेड ड्यूज बाकी है, देन दिस इंस्पेक्टर कैन रिकवर द मनी बाय द कलेक्टर एज अरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू के जैसा सिस्टम यानी अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जैसा कलेक्शन सिस्टम जो है, जैसा कलेक्टर कलेक्ट करता है उस तरीके से कलेक्टर इस तरीके से इस प्रोसेस से जो है ये अनपेड ड्यूज को बेसिकली हम अक्वायर कर सकता है। What will happen if found guilty? तो ऑफेंस अगर प्रूफ हो जाता है देन what will happen? तो कंप्लेन अंडर दिस एक्ट कैन बी फाइल्ड ऑन एग्रीव वुमेन, हर ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड एनजीओ और एन इंस्पेक्टर। तो कहीं पर भी जो है बेसिकली कंप्लेन जो है ये फाइल किया जा सकता है, ठीक है। द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस। तो ऑफेंस होने के 1 साल के अंदर ही इस कंप्लेंट को फाइल करना है, अदरवाइज वो जो है वॉइड हो जाता है, वो कंप्लेंट फिर रजिस्टर नहीं किया जाता है। एंड ये कंप्लेंट की सुनवाई होती कहाँ है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में। सो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास दे ओनली कैन ट्राई ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। तो इनको बेसिकली पावर्स है, कोई लीगल केस जो है वो अब जो है वो बेसिकली हाई कोर्ट या नॉर्मल कोर्ट्स में जो है इसे सुनवाई नहीं की जा सकती, दे कैन ओनली बी हर्ड इन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक था। एंड again I am saying this material will be provided to you in scanned as a scanned document. This material as well as a PDF will be provided to you. Both of them are very important. You have to read both of them. दोनों आपको पढ़ना है and then we will be having the question answers in some other sessions, or I will send you the questions in Telegram also. Okay, so if you guys have any doubt related to this, then you can ask me in the comment section. Thank you. Have a nice day.